नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा विषय है काव्य हेतु। साथियों, यह विषय बहुत ही मुख्य हो जाता है, प्रयोजन के जैसा ही है यह भी टॉपिक। तो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। साथियों, काव्य हेतु को लेकर के अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। प्रायः सभी आचार्यों का मत एक ही जैसा है, लेकिन कोई जो है उसको विस्तार करके बताया है और कोई जो है उसको संक्षेप करने का प्रयास किए हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी सबका जो है प्रायः सभी के द्वारा जो प्रतिपादित हेतु है वह सेम बराबर एक जैसा ही है। चलिए, तो आज बिना समय गवाए आज की यह चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों, इस चर्चा क्रम में सबसे पहले हम काव्य प्रकाशकार मम्मट के अनुसार काव्य के क्या हेतु हैं इसको जानेंगे। एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणमाह। अस्य अर्थात काव्यस्य प्रयोजनम, काव्य के प्रयोजन को कहने के बाद अब इस काव्य के कारण को कहता हूँ मैं। यह काव्य का करने का हेतु कौन सब है, क्या सब रहेगा तब कार्य होगा। आप जानते हैं, किसी भी कार्य का होने का मतलब है उसका कारण का विद्यमान होना। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। तो क्या कारण है जिसके कारण से काव्य होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है या मुख्य चीज़ है। किसी भी चीज़ को लेकर के आप यदि कोई कार्य की कल्पना कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले कारण होना आवश्यक है। पहले कारण तो बताइए, तब तो कार्य होगा। कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। चलिए, तो वही देखते हैं। काव्य प्रकाशकार मम्मट लिखते हैं, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। साथियों, शक्ति एक हेतु हो गया, दूसरा है निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, दूसरा हो गया काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, यह तीसरा हो गया। इति हेतुस्तदुद्भवे। तदुद्भवे नाम तद उद्भवे, तद नाम काव्य उद्भवे, काव्यस्य उद्भवे एते हेतवः। जान गए? शक्ति। अब एक एक विषय को वृत्ति में देखेंगे क्या क्या विषय है, यह ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसका कौन विशेषण विशेष से होता है, इससे प्रश्न बन जाता है परीक्षा में डायरेक्ट। तो शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। ये जो शक्ति है यह कवित्व बीज रूप है। कवि की जो शक्ति है वह है काव्य का कारण। और यह कवित्व बीज रूप कहाँ से प्राप्त होता है? संस्कार विशेष, संस्कारों से प्राप्त होता है। यह संस्कार विशेष है कवित्व बीज रूप। शक्ति की विशेषता हो गई है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। याम बिना, जिसके बिना काव्यम न प्रसरेत, जिसके बिना काव्य प्रस्फुटित नहीं हो सकता, वह है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्, अथवा यदि वह प्रसृत हो भी गया, प्रस्फुटित हो भी गया, तो वह जगत में उपहास का पात्र बनता है। वह काव्य करता तो बनता ही बनता है, वह काव्य भी उपहास का पात्र बनता है। उस काव्य के द्वारा काव्यकर्ता का यश नहीं बढ़ेगा, कभी भी यशवान नहीं होगा उस काव्य के द्वारा, तो वह उपहास का पात्र बन जाएगा। इसलिए कवि होना बहुत आवश्यक है काव्य करने के लिए। अब देखिए, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, लोक से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। लोक से यहाँ पे है लोकवृत्त, मतलब क्या? स्थावर, जो एक जगह स्थिर रहता है, जंगम जो चलता है, मान रहता है। इन सभी के आत्मकस्य, इन सभी के लोकवृत्तस्य, इन सभी के द्वारा, समझें, का शास्त्राणाम, शास्त्र मतलब शास्त्राणाम, कौन से शास्त्र? छंदो व्याकरण अभिधान कोश। छंद जान रहे हैं आप, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अभिधान कोश, अमर कोश आदि, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ की सिद्धि, गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम, गजों के लक्षण, तलवारों खड्ग के लक्षणों से युक्त ग्रंथ, ठीक है। और देखिए, काव्यानाम च
महाकवि संबंधिनाम काव्यानां च महाकवि संबंधिनाम और आदि ग्रहणादेव इतिहासादीनां च विमर्शनाद व्युत्पत्तिः। देखिए यह जो विशेषण है किसके बारे में है, तो यह विशेषण है लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्, मतलब लोक में जो भी शास्त्र काव्य इत्यादि जो प्रचलित हैं उसके ऊपर आलोचनात्मक दृष्टि जिसकी हो, जो उसके ऊपर जिसकी अपनी पकड़ हो, जो इन शास्त्रों में निपुण हो, निपुणता है ना। यहाँ पे लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् निपुणता, लोक में जितने भी विद्यमान शास्त्र हैं उस सभी के शास्त्र में विमर्श करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने में जो निपुण है वह है कारण काव्य का। और तीसरा कारण है काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। अब देखिए काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास है क्या कहते हैं कवि, देखिए काव्यम कर्तुम विचारयतुम ये जानन्ति तद उपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति इति त्रयः समुदिता। अब देखिए काव्यम कर्तुम विचारयितुम, काव्य को करने के जो विचार करता है, ठीक है ना, विचारयितुम च ये जानन्ति, काव्य करने के लिए जो जो विचार होना चाहिए इसको जो जानता है, काव्य करने के लिए जो जो विचार आवश्यक है, जो जो ज्ञान आवश्यक है, इसको जो जानता है, तद उपदेशेन करणे योजनेन च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, उसी के उपदेश के द्वारा बार बार उसकी प्रवृत्ति होती है, यही है काव्य करने का कारण। अब काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्य का जो भी उसका शिक्षण दिया गया है काव्य करने का, उसका बार बार अभ्यास करके उसमें प्रवृत्ति दिखाता है, यह भी उसका कारण है काव्य को करने का, ठीक है ना। फिर लिखता है त्रयः समुदिता न तो व्यस्ताः, यह जो तीन कारण है शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्राद्यवेक्षणात् और आपका है यह काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, यह तीनों समष्टि रूप जब होता है तभी काव्य होता है। न व्यस्ता, न ही इसका अर्थात एक एक के होने से काव्य नहीं होता है, आप में कवित्व भी होना चाहिए। लोक में जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उन सभी शास्त्रों में आप विमर्श की शक्ति होनी चाहिए, विमर्श करने में निपुण होने चाहिए आप। और क्या, और काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्य के लिए जो भी शिक्षा होनी चाहिए उसका बार बार अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति। अब कवि शिक्षा परक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी को यही बताया गया है कवि को कैसा होना चाहिए, कवि को क्या क्या जानना चाहिए, इन सभी का जो अभ्यास करता है, यह सब से जो तीनों युक्त होगा, तीनों गुणों से जो युक्त है वही काव्य के कारण है, वही काव्य करने के लिए योग्य है, वही काव्य कर सकता है। न तो ऐसा तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न न तो हेतवः, ठीक है ना। अब यह कह दिया यह जो काव्य के उद्भव में, निर्माण में जो खुशी रूप जो कार्य करता है वह हेतु नहीं है, हेतवः है, ठीक है ना। हेतु ना होकर के वो हेतवः अर्थात बहुवचन तीन लोगों की बात कर, तीन कारणों की बात कर रहा है। एक हेतु से यह आपको प्रस्फुटित करने वाला या समुल्लसित करने वाला काव्य नहीं बन सकता है, ठीक है। यह इसके लिए आपको तीनों हेतु का समष्टि रूप होना आवश्यक है। यह काव्य प्रकाशकार मम्मट के अनुसार यह हेतु है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है, जो इनके वृत्तियों में जिस जिसका जो विशेषण है वृत्ति को सीधे उठा लिया जाता है। त्रयः समुदिता न तो व्यस्ताः। अब यह आपको लग रहा है एकदम ऐसे ही लिख दिया गया है गद्य शैली में, लेकिन बहुत ही मुख्य है यहाँ पे एक एक पॉइंट, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे कवि के अनुसार जानते हैं भरत मुनि क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन को लेकर के। देखिए यह काव्य प्रयोजन है, यह तो अगला विषय है। काव्य हेतु वामन के अनुसार काव्य हेतु, वामन काव्य को क्या कहते हैं? वामन ने भी काव्य को तीन प्रकारों में बांटा है, काव्य के कारण को तीन प्रकारों में बांटा है। देखिए लोको विद्या प्रकरणम च काव्यांगानी, काव्य के तीन अंग कहे गए हैं, लोक, विद्या और प्रकरण। अब यह लोक क्या है, विद्या क्या है, प्रकरण क्या है, वह सुनिए। लोकवृत्तम लोकः, अब आप ध्यान देंगे मम्मट ने भी यही कहा था, लोकवृत्तस्य, लोक का वहाँ पे भी यही अर्थ था, लोकवृत्तस्य। और लोक में जो शास्त्र हैं उसके, लोक
लोक में मतलब कौन से लोक, लोक में कौन लोग हैं? स्थावर है, जंगम है, इनके आत्मकस्य लोकवृत्तस्य, यह विशेषण जुड़ा था वहाँ पे, ठीक है, वह लोक है। और विद्या क्या है? शब्द, स्मृति, अभिधान, कोश, छंदो, विचिति, कला, कामशास्त्र, दंड नीति पूर्वा विद्या। वहाँ भी यही था विद्या, अभिधान, कोश, व्याकरण, छंद इत्यादि, वही है, यह सब क्या है? विद्या है। अब लक्ष्यज्ञत्व अभियोगो वृद्ध सेवा वेक्षणम प्रतिभानवधानम च प्रकीर्णम। लक्ष्यज्ञत्व अभियोग, आपका लक्ष्य क्या है? काव्य करना, उसके लिए जितना भी कुछ ज्ञान होना चाहिए यह होना आवश्यक है। कारण है वृद्ध सेवा वेक्षणम, वृद्धों की मतलब काव्य जो कर चुके हैं ऐसे आपसे जो श्रेष्ठ या पूर्ववर्ती आचार है उनका अच्छा उन सभी के बारे में अच्छे से ज्ञान, उनके काव्यों का अच्छे से विचार करने की जो शक्ति है, जो निपुणता है, वह होनी चाहिए। प्रतिभानम अवधानम च प्रकरणम। प्रतिभा से युक्त होना चाहिए, मतलब नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, मतलब नित्य प्रस्फुटित, आपको जब जिस शब्द की उस आवश्यकता है तब वह शब्द उपस्थित हो जाए, इसी को कहते हैं प्रतिभा। यदि जिस समय आपको जो शब्दों की आवश्यकता है, जिस अर्थ की आवश्यकता है, वह शब्द तुरंत उपस्थित हो जाए बिना विलंब किए, यही प्रतिभा है, ठीक है ना। अवधानम च, ध्यान हो, जहाँ पे अवधान हो वही है क्या? प्रकीर्ण। साथियों आप देखे होंगे यहाँ पर इनके हिसाब से बहुत सारे काव्य के प्रयोजन बता दिए गए हैं, काव्य के कारण बता दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इतने सारे काव्यों को 3 रूपों में व्यष्टित करने का काम, समष्टित करने का काम किया है काव्य प्रकाशकार मम्मट ने। बात वो भी यही कहे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आचार्य हमारे हैं भामह। भामह के अनुसार क्या है काव्य का हेतु? देखिए, शब्दश्छंदोभिधानार्था इतिहासाश्रया कथा। शब्द शास्त्र का ज्ञान होगा, छंद शास्त्र का ज्ञान होगा, अभिधानार्थ मतलब ज्ञान, इतिहासाश्रया कथा, इतिहासों में जो भी कथा है सब उसको आता होगा, समझ में आया भी होगा और उसे विचार भी प्रस्तुत करने की जिसकी निपुणता होगी। लोक मतलब वही लोकवृत्तस्य स्थावर जंगम आत्मकस्य। युक्ति, जितने भी युक्ति हैं लोकों में वही उस सब युक्तियों को जानता हो। कलाश्चेति, कला, जितने भी कला है, सौंदर्य है, उन सभी का जो अच्छे से ज्ञान करता हो या जिसको ज्ञान हो। मंतव्या काव्य गैरमी, ऐसा मानना है जो काव्य को जानने वाले के पास यह सब ज्ञान होना चाहिए। शब्दाभिधेये विज्ञाय, शब्दों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, शब्द के वृत्तियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कृत्वा तद विदुपासनम, शब्द के ज्ञान को करने के बाद ही तद विदुपासनम, विद्वानों का उपासना करके, विलोक्यान निबंधांश कार्य काव्य क्रियाधर है, यह जब काव्य का निबंधन है तब करना चाहिए, ठीक है। यह भामह के अनुसार है। भामह भी वही सब बता रहे हैं, शब्द शास्त्र वो पढ़ो, लंबे पढ़ने के पढ़ना ही कारण है, इतिहास भी इसका कारण है, लोक में जो उपस्थित जो भी युक्तियां हैं, कला है, उन सब को जो जानकार है, जो जानने वाला है, यह भी एक कारण है कभी ये काव्य का करने का। चलिए, तो यह भामह के अनुसार हुआ। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यह रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार प्रस्तुत है यह काव्य हेतु। इत्थम काव्यस्य लक्षणम निरूप्य कारण निरूपयति। काव्य का लक्षण यहाँ प्रस्तुत किया है पिछले हमने कारिकाओं में, उन्होंने उसका अब कारण निरूपण करते हैं, जो काव्य का कारण क्या है। देखिए, तस्य च कारण कविगता केवला प्रतिभा। यहाँ पे यह बहुत ही शॉर्ट और बहुत विस्तृत काव्य का हेतु बताया इन्होंने। एक शब्द मात्र कविगता केवला प्रतिभा। तस्य च मतलब काव्यस्य च कारण कविगता केवला प्रतिभा। उस काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली जो प्रतिभा है वह। अब यह प्रतिभा क्या है? देखिए, सा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति। सा च प्रतिभा, सा मतलब प्रतिभा, काव्य जिस प्रकार का काव्य है, काव्य में घटनानुकूल, जिस घटना का कवि वर्णन कर रहे हैं उसी का अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति ही प्रतिभा है। यदि वह सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी हास्य या वीर या भयानक रस
वाला शब्द या अर्थ प्रकट नहीं होना चाहिए। यदि वह होता है तो वह प्रतिभा नहीं है। ठीक है। तदगत च प्रतिभात्व, तदगत मतलब वही है प्रतिभागत, च प्रतिभात्व काव्य कारणतावच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेष उपस्थित्व वा खंडम। अब सीधी सी बात है, यह काव्य जो है न्याय के शैली में लिखा है इन्होंने, रस गंगाधर जो है न्याय के शैली में लिखा गया है। प्रतिभा में प्रतिभात्व एक जाति है जो रहती है, तो क्या है तदगत उस प्रतिभा में जो रहने वाली प्रतिभात्व एक जाति है, वह काव्य कारणतावच्छेदकतया सिद्धो जाति विशेष, वह काव्य के कारणता का अवच्छेदक है वह प्रतिभात्व। ठीक है ना, अवच्छेदक है और जाति विशेष है वह प्रतिभात्व का। ठीक है। यही उपाधि रूप वा, यह उपाधि कह सकते हैं इसको, उपाधि रूपो वा खंडम। समझ में आ रहा है इतना। यह पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार है। यहाँ पे यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कविगता केवला प्रतिभा, प्रतिभा क्या है तो काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, या कहे नवोन्मेषशालिनः प्रतिभा, नवोन्मेषशालिनः यस्या बुद्धिः सः प्रतिभाशालिनः, वही प्रतिभाशाली है, सह प्रतिभाशाली वही प्रतिभाशाली है जिसको नवोन्मेषशाली से प्रतिभा से युक्त है, बुद्धि है। तुरंत किसी भी शब्द का व्यवहार करने में, किसी भी शब्द से व्यवहार तात्पर्य यहाँ पे है जिस शब्द का जब उपयोग हो, जब जो उचित स्थान हो, तुरंत वह उसका प्रस्फुटन हो जाना ही क्या है, प्रतिभा है। अब देखिए अगला क्या लिखते हैं, यही काव्य कारणी भूताया प्रतिभाया कारणमाह। अब प्रतिभा को कारण माना इन्होंने, तो इसमें प्रतिभा होने का क्या कारण है, तो कह रहे हैं तभ्याश्च हेतु क्वचित देवता महापुरुष प्रसादादिजन्यम अदृष्टम, क्वचित तो विलक्षण व्युत्पत्ति कारणम अभ्यासौ। अब देखिए यह दो प्रकार का बता रहे हैं। एक जो है देवताओं के कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, यह जो है अदृष्ट है, यह अदृष्ट प्रतिभा का कारण है। अदृष्ट फल है जो प्रतिभा का कारण हो सकता है। कोई देवताओं का आराधना करके विलक्षण प्रतिभा प्राप्त किया है, कोई महापुरुष का आशीर्वाद से प्राप्त कर लिया हो, तो वह अदृष्ट प्रतिभा का कारण है। और क्वचित विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासो, और कोई जो है अपने विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि के द्वारा काव्य के करने का अभ्यास करके, बारंबार अभ्यास करके वह प्रतिभा हासिल किया हो, वह है दृष्ट, वह है दृष्ट कारण। एक है अदृष्ट कारण और दूसरा है दृष्ट कारण। दृष्ट कारण क्या है, अदृष्ट कारण क्या है, यह आप ठीक से जान लीजिए, इसकी बहुत उपयोगिता होगी आगे। ठीक है। तो काव्य के कारण को लेकर के प्रतिभा केवल और केवल रसगंगाधरकार जगन्नाथ के मत में है। काव्य प्रकाशकार 3 माने हैं, वामन भी 3 माने हैं, भामा इत्यादि और भी माने हैं, लेकिन सभी का एक ही मत है प्रतिभा। आप देख सकते हो वहाँ भी था कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष शक्ति। वह जो कवि है वह कवि कैसे बनेगा वो। अब कवि को लेकर के कह दे, कवि और सामान्य जन में क्या फ़र्क होता है। कवि का जो हृदय होता है वह सामान्य जन से बहुत ही भिन्न होता है। सामान्य लोगों का हृदय सीमित होता है। उस हृदय संसार में केवल और केवल कुछ ही लोगों के सिवा और कुछ नहीं होता है, संसार भी नहीं होता है। परंतु जैसे कवि का हृदय होता है ना, वह हृदय पूरे संसार से परे होकर के भी, परे संसार से परे जो भी है सबसे भरा हुआ होता है। मतलब कवि का हृदय असीमित होता है, असीमित होता है। वह कुछ भी कल्पना कर सकता है। जो कल्पनीय है वह भी कर सकता है, जो अकल्पनीय है वह भी चिंतन कर सकता है। कवि में यह शक्ति होती है जो वह अपने शब्दों को इतने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेंगे जो आप उस शब्दों से बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते। कवि से कुछ भी अछूता नहीं रहता है। तो यही जो शक्ति है, यही जो शक्ति है, इसी को प्रतिभा कहा गया है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि से क्या छूटेगा, कुछ नहीं छूटने वाला है, क्या छूटेगा। ठीक है। इस प्रकार की शक्तियाँ जो है वही है कवि, और कवि होना ही काव्य का पहला कारण है। किनके मत में, मम्मट के मत में। और उसी को यहाँ पे प्रतिभा के नाम से उद्बोधन, प्रतिभा के नाम से प्रस्तुत किया है रसगंगाधरकार जगन्नाथ ने। बस और कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है हमें।
साथियों, आपको यह सब कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, कहीं कोई समस्या हो तो बताएं और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, अधिकाधिक साझा करें, जिससे नेट एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 73 कोड का है होने वाली है, अब उसमें आप लोगों की सहायता में कुछ सहायता मिल जाए। तो आप लोगों से यही आग्रह है, जो सभी एस्पिरेंट को पास, सभी प्रतिभागी परीक्षाओं में जो भाग लेने वाले हैं, उन प्रतियोगियों के पास आप इनको साझा करने का प्रयास करें, जिससे उनका भी कुछ लाभ हो और आपका भी कुछ लाभ हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवादाः।